हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके जो थ्योरी पार्ट हैं, जो भी एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से हैं, वो मैंने पहले से ही डाल रखे हैं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा थ्योरी के लिए। और एमसीक्यूज आज आप लोग को मिलने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, इन्हें देखना है। तो पहला ऑप्शन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। थर्ड है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और फोर्थ है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आइए, कूट आधारित क्वेश्चन है तो कूट भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है केवल 1, 2 और 3, बी में है केवल 1 और 3, और सी में केवल 1, 2 और 4, और डी है केवल 1, 3 एंड 4। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं शामिल होते। थर्ड है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। और फोर्थ है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यह भी शामिल होते हैं। तो हमारा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यह भी कूट आधारित क्वेश्चन है, तो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथन है, तो वह भारत का नागरिक हो, यह तो बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष का आयु पूरी कर चुका हो, यह भी बिल्कुल सही है। वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह ऑप्शन गलत है। वह संसद का नहीं, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो हमारा 1 और 2 केवल 2 ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे? वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर KR नारायणन? तो भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो वीवी गिरी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीवी गिरी जो थे वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक का था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी?
तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? भारत का महाधिवक्ता, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, कराधान जांच आयोग या राज्य वित्त आयोग। तो केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है 2, बी 4, सी 8, डी राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ का विधि मंत्री या भारत का प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है।
महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संसद के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा ही चलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए एक संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन सजीव रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो वो व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 1982 तक का था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 1957 तक तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद। तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, बी.डी. जत्ती या एम हिदायतुल्लाह। तो 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पहला उनका अवधि था 1952 से 1957 तथा दूसरा अवधि था 1957 से 1962 तक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 57 तथा 1957 से 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। वे 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे। वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 16 सदस्यों को, 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को या 14 सदस्यों को। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मनोनीत किया जा सकता है तो 14 सदस्यों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका डेफिनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो होते हैं किसकी इच्छा पर अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और भारत के अटॉर्नी जनरल। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है या लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ए है 3 माह, 6 माह, 9 माह या निश्चित काल के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह की अवधि के लिए लागू रहता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में ना हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो भारत का कार्यपालिका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। वह संघ की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन तंत्र का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना चाहिए? तो 6 माह में। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार यदि राष्ट्रपति का पद पदावधि समाप्त होने पर रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पदावधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है, परंतु यदि रिक्ति या अन्य किसी दशा से उत्पन्न हो, जैसे मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाना, तो इस दशा में राष्ट्रपति का चुनाव अधिकतम 6 माह के अंदर संपन्न होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की किसी भी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि किसी भी प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पदच्युत या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा उसके भी अनुपस्थित होने पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया गया था। जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर न तो सहमति देने या सहमति न देने की घोषणा करता है और न ही विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाता है। यह वह विधेयक को सीमित समय के लिए अपने पास रखता है। वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6वें और पदानुसार 8वें राष्ट्रपति रहे और ये भारतीय जो राष्ट्रपति हैं लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी व्यक्तिगत क्रम में भारत के 6वें व पदानुसार 8वें राष्ट्रपति रहे। इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से 82 तक का था। इससे पूर्व वे 2 अवधियों तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अवधि क्या थी? 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 एवं 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति या लोकसभा भंग करना। तो किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है? तो विधेयकों पर स्वीकृति देने से संबंधित जो सलाह होते हैं वो मंत्री परिषद से लेना आवश्यक नहीं होता है। विधेयकों पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की स्वविवेकी अधिकार है। इसके लिए उसे मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। अनुच्छेद 111 के अनुसार वह साधारण विधेयक पर अनुमति दे सकता है या नहीं दे सकता है अथवा अनिश्चित काल के लिए रोक सकता है अथवा पुनर्विचार हेतु भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार हेतु भेजे गए विधेयक के पुनः संसद से पारित होकर आने पर उसे अनुमति देना अनिवार्य होता है। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोगों को एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, ये एमसीक्यूज जो हैं मैंने थ्योरी डालने के बाद ही डालना स्टार्ट किया है। तो अगर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का थ्योरी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज आप पढ़ सकते हैं। इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।